नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील की, जिसे पहले टिस्को कहते थे। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। बिल्कुल, ये तो भारत के औद्योगिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, जमशेदजी टाटा का एक सपना, और आज देखिए एक ग्लोबल स्टील जायंट। हमारे स्रोत यही बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? साल था 1907। सपना जमशेदजी टाटा का, पर उसे साकार किया उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। सही। और जगह चुनी गई साक्षी गांव, झारखंड में, जो आज जमशेदपुर है। अच्छा, साक्षी गांव। और वो क्यों? मतलब कुछ खास वजह? वजह बिल्कुल साफ थी। लोहा पास में, कोयला पास में और पानी, वो भी। स्टील बनाने के लिए ये तीनों चीजें सबसे जरूरी हैं। समझ गए। तो सेटअप हुआ, और प्रोडक्शन कब शुरू हुआ? हाँ, तो 1912-13 आते आते पहला स्टील वहां से निकलने लगा। पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है क्या? उनकी सोच। मतलब शुरुआत से ही कर्मचारी कल्याण पर जोर। आप सोचिए, 1910s में 8 घंटे का काम। उस जमाने में 8 घंटे? हाँ, और सिर्फ वो नहीं, मुफ्त मेडिकल केयर, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब चीजें। ये तो कमाल है। मतलब उस वक्त तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था शायद। बिल्कुल नहीं। भारत छोड़िए, दुनिया में भी बहुत कम जगह ऐसा था। तो विजन सिर्फ स्टील का नहीं था, एक बेहतर समाज बनाने का भी था, कह सकते हैं। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1। उसने कैसे असर डाला? उसने कंपनी को फैलने का एक बड़ा मौका दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को स्टील चाहिए था, बहुत सारा स्टील, और टाटा ने वो सप्लाई किया। इससे कंपनी का विस्तार तेजी से हुआ। ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआत की बात। फिर देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद। 1990 तक का जो दौर था, उसमें टाटा स्टील की क्या भूमिका रही? सुना है इसे राष्ट्र निर्माता भी कहते थे। हाँ, बिल्कुल कहते थे, और काफी हद तक सही भी था। देखिए, आज़ादी के बाद भारत को खड़ा होना था। सड़कें, पुल, फैक्ट्रियां, रेलवे, सब बनाना था। और इन सब के लिए चाहिए था स्टील। वही तो टाटा स्टील ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। चाहे वो भाखड़ा नांगल डैम हो, या हावड़ा ब्रिज, या फिर नए सरकारी स्टील प्लांट जैसे भिलाई, दुर्गापुर। अच्छा, सरकारी प्लान्स में भी मदद की? हाँ, टेक्निकी मदद दी। और रेलवे का जो जाल बिछा पूरे देश में, उसमें भी टाटा का स्टील लगा। तो एक तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बनी है कंपनी। टेक्नोलॉजी में भी आगे रहे। टेक्नोलॉजी जैसे कि? जैसे 1958 में उन्होंने भारत में पहली बार एलडी प्रोसेस शुरू की। ये स्टील बनाने का एक नया, ज्यादा कुशल तरीका था, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। ओके, लेकिन वो दौर तो सरकारी नियंत्रण वाला भी था, लाइसेंस राज। उससे दिक्कतें नहीं आई? हाँ, चुनौतियां तो थीं। सरकार कीमतें तय करती थी, कच्चे माल का आवंटन भी सरकार के हाथ में था। लेकिन इन सब के बावजूद टाटा स्टील प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी काफी एफिशिएंट बनी रही। और फिर आया 1991, उदारीकरण। यहां से तो गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी होगी जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इकॉनमी खुली, कंपटीशन आया, देश से भी विदेश से भी। तो टाटा स्टील को भी बदलना पड़ा। बदलना पड़ा मतलब बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेस। अब मुकाबला दुनिया से था, और इसी सोच को दिखाते हुए 2005 में नाम बदला। टिस्को से हो गया टाटा स्टील लिमिटेड। टिस्को से टाटा स्टील। और फिर आया वो बड़ा कदम 2007 में, कॉरस का अधिग्रहण, है ना? ओह हाँ, कॉरस ग्रुप, यूके और नीदरलैंड्स की बड़ी स्टील कंपनी। $12 अरब की डील। $12 अरब? उस वक्त तो ये मतलब होश उड़ाने वाली रकम थी किसी भारतीय कंपनी के लिए। बिल्कुल, ये उस समय का सबसे बड़ा ओवरसीज एक्विजिशन था किसी भी इंडियन कंपनी का। रातों रात टाटा स्टील दुनिया की टॉप 5 स्टील कंपनियों में आ गई। यूरोप के दरवाजे खुल गए। लेकिन इतना बड़ा सौदा आसान नहीं रहा होगा संभालना। कर्ज भी तो बड़ा होगा। हाँ, वो तो है। कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया था, और उसे मैनेज करने में कंपनी को कई साल लगे। ये एक बहुत बड़ा दांव था, जिसके फायदे भी हुए और चुनौतियां भी आईं। इसके बाद एशिया में भी विस्तार किया। सिंगापुर की नेट स्टील, थाईलैंड की मिलेनियम स्टील, इनको भी खरीदा। तो ये हुआ ग्लोबल एक्सपेंशन। अब अगर हम हाल के सालों को देखें, मतलब पिछले 10-15 साल, 2010 से अब तक, अब किस चीज पर जोर है? अब फोकस काफी बदला है। अब जोर है सस्टेनेबिलिटी पर, स्थिरता, और ग्रीन स्टील पर। ग्रीन स्टील, ये आजकल बहुत चर्चा में है। क्या है ये असल में? देखिए, स्टील बनाना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत होता है, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल होता है। ग्रीन स्टील का मतलब है ऐसे तरीके खोजना और अपनाना जिससे ये उत्सर्जन कम हो या बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा,
तो टाटा स्टील इसके लिए क्या कर रही है? कंपनी का लक्ष्य है 2045 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। मतलब जितना कार्बन पैदा करेंगे उतना ही सोख लेंगे या हटा देंगे। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। कैसे करेंगे ये? कई चीजें कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कोयले की जगह, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाना जो बिजली से चलती हैं और स्क्रैप स्टील को रिसाइकल करती हैं। इससे सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है। ओडिशा में जो नया प्लांट है कलिंगानगर, वो इसी दिशा में है। हाँ, कलिंगानगर प्लांट भारत के सबसे मॉडर्न स्टील प्लांट्स में से एक है और वहाँ नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो पुराने प्लांट्स हैं, जैसे यूके में पोर्ट टैल्बर्ट, वहाँ ये बदलाव लाना ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ भी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है ग्रीन स्टील की तरफ जाने के लिए। तो आज की तारीख में टाटा स्टील कहाँ खड़ी है, एक ओवरव्यू अगर देना हो तो? आज हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। दुनिया भर में करीब 75,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। सालाना उत्पादन क्षमता 35 मिलियन टन से ज़्यादा है। भारत के अलावा यूके, नीदरलैंड्स, थाईलैंड, कई देशों में मौजूदगी है। और दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में शामिल है। हाँ, लगातार टॉप 10 में रहती है। और एक और खास बात, इसे हमेशा दुनिया की सबसे नैतिक कंपनियों में गिना जाता है। तो संक्षेप में कहें तो जमशेदजी टाटा का एक सपना, फिर राष्ट्र निर्माण में योगदान, फिर दुनिया जीतने की कोशिश और अब भविष्य के लिए सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान। सही कहा। ये कहानी है विजन की, मुश्किलों से लड़ने की और वक्त के साथ बदलने की। इसने सिर्फ भारत का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप नहीं बदला, बल्कि कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और कर्मचारी कल्याण के ऊंचे मापदंड भी तय किए। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है, टाटा स्टील जैसी पुरानी भारी उद्योग की कंपनियां अपनी विरासत और भविष्य की जरूरतों के बीच ये संतुलन कैसे बनाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।